Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो हाल फिलहाल में ये खबर आई है कि प्रेसिडेंट 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने वाले। तो इस मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करेंगे फाइनेंस कमीशन होता क्या है, उसका पर्पस क्या है, किस तरीके के उसके फंक्शंस होते हैं, और उसी के साथ साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हम ये भी जानेंगे कि 16th फाइनेंस कमीशन का फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, उसका फोकस कौन से टॉपिक्स पे होना चाहिए, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। और सबसे पहले ये जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन का बेस कहाँ से बनता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल 280 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर विल अपॉइंट अ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, उसके अंदर चेयरमैन होंगे और 4 मेंबर्स होंगे, जिनको अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। इतना यहाँ पे ये ढांचा दिया गया है और इसके बाद की बात किस पे छोड़ दी गई है, पार्लियामेंट पे छोड़ दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि पार्लियामेंट जो है वो क्वालिफिकेशन डिटरमाइन कर सकता है। तो इसी के लिए पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951 और उसके द्वारा फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक्ट कौन सा है जो मिसलेनियस प्रोविजंस से डील करता है, तो वो है द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। सो जो चेयरमैन होंगे उन्हें स्पेशल नॉलेज होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स का। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स के अंदर उनके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। दूसरे मेंबर की यहाँ पे बताई गई है जज ऑफ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी, या तो वो खुद जज हो हाई कोर्ट के या फिर उनके पास क्वालिफिकेशन हो कि वो बन सकते हैं। तीसरा यहाँ पे बताया गया स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स है और फाइनेंस है उनके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ, एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऊपर के 4 हमने देखे ये प्रैक्टिकल अप्रोच में काम करते हैं। बट आपको ये चीज़ भी समझनी है कि जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हर एक इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। इसके लिए हमें एक ऐसा इंडिविजुअल चाहिए जो हमारी पॉलिसी को इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देख सके कि अगर हम ये स्टेप ले रहे हैं तो इसका इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक्सपर्ट होगा किसमें, इकोनॉमिक्स के अंदर। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि इनके फंक्शंस क्या होंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ रिकमेंडेशन देने का यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा नहीं कहा गया है कि इनकी जो रिकमेंडेशन होंगी वो बाइंडिंग होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे तो फिर फाइनेंस कमीशन बनाने का मतलब क्या है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि अगर ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो इसका पर्पस क्या, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो पहला तो इनका क्या है, पहला ये शेयरिंग ऑफ टैक्सेस के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से टैक्सेस को शेयर किया जाना चाहिए स्टेट्स के साथ। दूसरी ग्रांट इन एड्स, ठीक है, जो दी जाती है दान दक्षिणा स्टेट्स को, उनके ऊपर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, किस तरीके से कौन से स्टेट को कितने पैसे दिए जाने चाहिए। तो जो प्रिंसिपल होगा, अंडरलाइंग प्रिंसिपल, उसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे। फिर बात आती है पंचायत के रिगार्डिंग एंड म्यूनिसिपैलिटीज के रिगार्डिंग। तो आप ये चीज समझिए कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये बार बार कहते हैं कि जब हमारा ग्राउंड लेवल, जो ग्रास रूट लेवल है, वो एकदम डेवलप हो जाएगा, मतलब हर एक विलेज अगर डेमोक्रेटिक हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री भी जो है वो डेमोक्रेटिक हो चुकी है। तो अगर हम बेस पे सारी चीजें डेमोक्रेटिकली कर लें तो ऊपर वाली सारी चीजें भी डेमोक्रेसी के हिसाब से ही चलेंगी। तो इसके लिए जरूरी ये है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को एडिक्वेट फंड्स दिए जाएं। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ऑगमेंट किया जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को। नेक्स्ट, एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। देखो बहुत जगह आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की चीजों को ओपन एंडेड छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सारी चीजों पे टिप्पणी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आगे जाके हमें कोई चीज लगी कि जिसके अंदर हमें फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन की जरूरत है, तो यहाँ तो अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए लास्ट यहाँ पे पॉइंट रखा गया है कि प्रेसिडेंट उनको जो भी काम संभलाएं वो उनको करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो जैसे लिमिटेशन की मैंने बात करी कि सिर्फ एडवाइजरी रोल है इनका, क्या है, सिर्फ एडवाइजरी रोल, और कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा गया है कि इनकी एडवाइस को मानना ही मानना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। जो मैं आपको कह रहा था कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल आ जाता है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल किस तरीके से, वो समझिए। फाइनेंस कमीशन जो होगा, फाइनेंस कमीशन एक रिपोर्ट तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा, रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट जो है वो लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट इज बोथ दी हाउसेस, दोनों हाउसेस के अंदर प्रेजेंट की जाएगी।
अब एज ए गवर्नमेंट मेरे को रिकमेंडेशन दी गई, बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने, क्वासी जुडिशियल बॉडी बताया गया फाइनेंस कमीशन को, ठीक है। इसी के लिए जो फोर्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे उन्होंने ये भी कहा कि अनटिल एंड अनलेस लगे कि नहीं इसको नहीं माना जाना चाहिए या फिर ये नहीं अप्लाई की जा सकती, तभी उसे डिक्लाइन किया जाना चाहिए, वरना नहीं किया जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी गई फाइनेंस कमीशन द्वारा, एज ए गवर्नमेंट मैंने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। तो क्या अपोजिशन खड़ा होकर पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि आपने ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कंट्रोल आ जाता है। साथ में इस रिपोर्ट के साथ में प्रेसिडेंट अपना मेमोरेंडम भी देंगे कि मैंने कौन कौन से स्टेप्स लिए, कौन कौन से नहीं लिए। तो डायरेक्टली अपोजिशन सवाल पूछेगा कि बताइए साहब, फाइनेंस कमीशन ने इतनी बढ़िया रिकमेंडेशन दी, आपने उसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, क्या कारण था उसे इंप्लीमेंट नहीं करने का? तो ये तो पहला हो गया हमारा पार्लियामेंट्री कंट्रोल। दूसरी बात आती है वैल्यूएबल गाइडेंस। हमने मेंबर्स देखे, मेंबर्स देखिए कितने नॉलेजेबल मेंबर्स, ठीक है, एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूएबल गाइडेंस वो आपको देते हैं, ठीक है, जिनसे हम चीज़ों को ले सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर आता है स्ट्रेंथन दी फेडरल सिस्टम। अगर ऐसी कोई बॉडी ना हो जो ये बताए कि कौन से स्टेट को कितना मिलना चाहिए और किस तरीके से ग्रांट एंड एड दी जानी चाहिए, तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि मेजॉरिटी चीज़ें जो है वो यूनिटरी सिस्टम की तरफ चली जाएंगी। तो फेडरल सिस्टम, संघवाद किसे कहते हैं कि यहाँ पे यूनियन है और स्टेट्स भी हैं, तो ये जो है फेडरल सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। फिर बात आती है एड्रेसेस दी रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस आप देखिए अंग्रेजों की देन है, मैं साफ साफ कहता हूं कि ये अंग्रेजों की देन है। आप देखिए बिहार ओडिशा वाले इलाके को जो है कम डेवलप किया गया अंग्रेजों द्वारा, बॉम्बे जैसी सिटी को ज्यादा किया गया, कोलकाता को ज्यादा किया गया, क्यों? क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे। जबकि अब हमारा देश आजाद हो चुका है, हम इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हर एक स्टेट को इक्वली डेवलप किया जाए, जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको सही किया जाए। तो ये उसके रिगार्डिंग भी जो है अपने मत सामने रखते हैं कि कौन से स्टेट को ज़्यादा दिया जाना चाहिए, कौन से स्टेट को कम दिया जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फाइनेंस कमीशन। भले ही उसकी जो पावर है वो सिर्फ रिकमेंडेशन की है, वो बाइंडिंग नहीं होंगी, बट स्टिल इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इफेक्टिव अपोजिशन होगा तो वो सवाल डेफिनेटली पूछेगा। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पे 16th फाइनेंस कमीशन को फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले तो फोकस करना चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो स्टेट एंड स्टेट, स्टेट एंड स्टेट, क्या हमारे यहाँ पे सारे स्टेट इक्वली डेवलप्ड है? जी नहीं, हमारे यहाँ पे सारे स्टेट इक्वली डेवलप नहीं। रीजनल इम्बैलेंस को खत्म करना है। तो यहाँ पे इस चीज का हमें ध्यान देना है कि जो अच्छा स्टेट है, जो बढ़िया कर रहा है, जिसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया है, उसे कंपनसेट करना चाहिए, दूसरे स्टेट को कंपनसेट करना चाहिए। बट यहाँ पे एक पॉइंट को और ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर जो है इश्यूज बहुत ज्यादा हैं डाइवर्सिटी की वजह से। जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्थ साउथ डिवाइड इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं बातों में आपको दिखेगा कि ये साउथ इंडियन है, ये नॉर्थ इंडियन है, और जो स्टेट्स भी हैं वो एक दूसरे के साथ टसल के अंदर रहते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो चीज जो है उसको सही करना है, बट ये भी ध्यान रहे कि किसी स्टेट को आघात ना पहुंचे और कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आती है रिस्ट्रेंट ऑन फ्रीबीज। हमने FRBM एक्ट बनाया, देखो डेफिसिट कम करने के लिए। अब ऐसा होगा कि मैं थोड़ी कोई घर से पैसे लेके आया हूं, मैंने सरकार बनाई, मैंने जो बजट है वो डेफिसिट में ले गया, मैं बहुत ज्यादा पैसा उधार ले लिया, लोगों पे खर्चा कर दिया, ठीक है। अब मैं तो चला जाऊंगा, एक समय आएगा जब इस दुनिया से मैं चला जाऊंगा, बट वो कर्जा तो रहेगा। तो इसके लिए FRBM एक्ट बनाया गया है। इसके लिए एक्ट कौन सा बनाया गया है? FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट क्या कहता है कि हमें धीरे धीरे डेफिसिट को कम करना है। बट अब सब चालाक हो गए, सारी गवर्नमेंट चालाक हो रही है धीरे धीरे। फ्रीबीज, ठीक है, फ्रीबीज जिसमें आपने न्यूज में सुना होगा कि रेवड़ियां बांटी जा रही है ना, ये आपने एक टैगलाइन सुनी होगी, रेवड़ियां बांटी जा रही। तो फ्रीबीज जो है वो डेफिसिट को कम किए बिना, एज इन डेफिसिट बढ़ाए बिना, सॉरी, डेफिसिट बढ़ाए बिना हम क्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर चीजें बांट रहे हैं। पर फ्रीबीज भी तो दिक्कत देंगी, मुफ्त, ये मुफ्त, वो मुफ्त, सारी चीजें मुफ्त, तो इनका पैसा कहीं ना कहीं से तो लगेगा। अगर सारी चीजें मुफ्त दी जाने लगी तो एक पॉइंट ये आएगा कि हमारा जो देश है उसके इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। तो इन दो चीजों के ऊपर ध्यान किसको देना है? फाइनेंस कमीशन को देना है और अपनी रिकमेंडेशन देनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।